ओके, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। तो सॉरी, आपका जो फार्मास्यूटिक्स में हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज पोसोलॉजी। क्या? पोसोलॉजी। अरे सर, कई सारी लॉजी सुनी है, पोसोलॉजी कहाँ से आ गया? व्हाट? पोसोलॉजी। जब हम बात करते हैं पोसोलॉजी की, तो जैसे हमने प्रिस्क्रिप्शन देखा, डोजेस फॉर्म देखा, तो सबसे पहले हम पोसोलॉजी को समझते हैं कि इसमें ये होता क्या है। पोसोस का मतलब होता है आपका हाउ मच। क्या? मतलब कितना, क्वांटिटी, अमाउंट। पोसोस मतलब क्या होता है? क्वांटिटी और अमाउंट। एंड एक और वर्ड होता है इसमें, लोगोज, दैट इज स्टडी। जैसे होता है ना बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, सबके पीछे लॉजी लग जाता है, इसका मतलब स्टडी। तो पोसोलॉजी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी और अमाउंट से रिलेटेड स्टडी। पोसोलॉजी का मतलब क्या? पोसोलॉजी इज रिलेटेड विद, कई बार एग्जाम्स में ऐसा पूछ लिया जाता है, आजकल डिप्लोमा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने लगे हैं, हो सकता है डिग्री में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले समय में आने लगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखा करो कि सबसे पहले जो वर्ड है वो क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो पोसोलॉजी इज रिलेटेड विद द अमाउंट ऑफ ड्रग, क्वांटिटी ऑफ ड्रग। तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? क्वांटिटी से रिलेटेड होंगे। तो पोसोलॉजी क्या है? पोसोलॉजी इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट या डोज ऑफ ड्रग। तो पोसोलॉजी को कैसे डिफाइन करेंगे हम? व्हाट इज पोसोलॉजी? इट इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन। पोसोलॉजी इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डोज ऑफ ड्रग या अमाउंट ऑफ ड्रग। तो पोसोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? साइंस ऑफ कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ डोज। किस चीज का कैलकुलेशन करना है आपको? अमाउंट ऑफ डोज। जैसे हम कोई भी चीज खाना खाते हैं या कोई भी चीज अदर चीज खाते हैं, तो उसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती कि आप किसी पानीपुरी वाले के यहाँ जाओ और कैलकुलेटेड फुल्की खाओ। है ऐसा है क्या? नहीं, पेट भर के जब तक फुल फील फैक्टर ना हो तब तक आप खाओगे। क्या दवाइयों में ऐसा है? हाँ, जब तक सिर दर्द ठीक नहीं होता एक के बाद पैरासीटामोल खाए जा रहे हो। हाँ, या कोई मेडिसिन है, जब तक कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही कंटिन्यू खाए जा रहे हो। क्या करोगे? एक पर्टिकुलर टाइम होगा, उस टाइम पर खाओगे, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होगी कि कुछ भी खा लोगे। तो क्या होगा? एक जो डोज होती है, जो ड्रग होती है, यदि उसको क्वांटिटी, एक प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं लिया गया तो दो चीजें होंगी। यदि कम क्वांटिटी में लिया हमने तो पैसे लग जाएंगे लेकिन असर नहीं मिलेगा, और ज्यादा क्वांटिटी में लिया तो पैसे लगेंगे फिर बाद में और लगेंगे मतलब साइड इफेक्ट हो जाएगा हमको। तो इसलिए जो ड्रग्स होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, उनकी एक प्रॉपर क्वांटिटी लेना जरूरी होता है, जिससे कि आपको वो उस इम्पैक्ट, वो अपना जो फार्माकोलॉजिकल उसका एक्शन है वो दिखा सके। तो पोसोलॉजी क्या है? पोसोलॉजी इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डोज। अब इसका जो प्रश्न कैसे आता है कि व्हाट इज पोसोलॉजी, डिफाइन पोसोलॉजी, फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी। और इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फॉर्मूला दिए हैं डोज के कैलकुलेशन के लिए, कि जो चाइल्ड है उसको डोज कैलकुलेट कैसे करके देंगे, यदि एडल्ट की डोज फिक्स्ड है तो बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग कैसे हम डोज दे सकते हैं। तो वो भी आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो अभी हम पहले बेसिकली समझते हैं कि पोसोलॉजी क्या है। सभी को समझ में आया? पोसोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डोज या अमाउंट, कुछ भी बोल सकते हैं, इट इज द कैलकुलेशन ऑफ डोज। फिर हम आगे चाहे तो थ्योरी और भी बता सकते हैं, एज द ड्रग एंड मेडिसिन आर द इंपॉर्टेंट केमिकल्स, है ना। सो देयर कैलकुलेशन, देयर अमाउंट इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट, जिनका कैलकुलेशन बहुत क्रूशियल होता है, जिनको अंग्रेजी की 4-5 पंच लाइनें आती हैं, वो सब पंच लाइन बताकर आप थोड़ा और थ्योरी बता सकते हैं, है ना। कि एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, क्वांटिटी यदि ज़्यादा देंगे तो दैट में कॉज द साइड इफेक्ट, वो साइड इफेक्ट कॉज कर सकती है, और यदि कम दे देंगे तो क्या होगा? उसका जो इफेक्ट मिलना है फार्माकोलॉजिकल वो नहीं मिलेगा। समझ में आया? एक नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा? फैक्टर इफेक्ट। इसमें एक और चीज आप बता देंगे कि जो आपकी फार्माकोपिया होती है, फार्माकोपिया कितने लोगों को नहीं मालूम क्या होता है? नहीं मालूम, हाथ उठाएं। फार्माकोपियास कितने लोगों को नहीं पता? हाथ उठाएं। पोसोलॉजी पता चल गया? खुश नहीं हुए इतने में ठीक है, कोई बात नहीं। फार्माकोपियास क्या होती हैं? बुक्स होती हैं। फार्माकोपियास क्या है? अब कोई पूछेगा फार्माकोपिया क्या है तो क्या बोलोगे? बुक्स। लेकिन कैसी बुक्स हैं?
स्टैंडर्ड बुक्स हैं। कैसी बुक्स हैं? स्टैंडर्ड बुक्स हैं, या तो हम इनको रेफरेंस बुक बोलते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स और रेफरेंस बुक, जिसमें फार्मेसी से रिलेटेड ड्रग केमिकल के स्टैंडर्ड्स दिए हुए होते हैं। आया समझ में कि कोई चीज इसमें इसकी प्योरिटी को आइडेंटिफाई कैसे करें, तो हमारे पास में कोई वो तो होना चाहिए ना, रेफरेंस पॉइंट। तो कैसे पता चलता है हमको? फार्माकोपियाज, मतलब फार्मेसी की जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनको हम बोलते हैं फार्माकोपियाज, जिनसे जैसे मान के चलो हमने प्रैक्टिकल बना रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो उस प्रैक्टिकल को करने का स्टैंडर्ड कहाँ से हमने लिया बनाने का? कोई मेडिसिन हमको बनानी, जैसे हमने कैम्फर वाटर बनाया तो कैम्फर वाटर आईपी, तो आईपी का मतलब के अकॉर्डिंग हम उसको बना रहे हैं, उसमें उसकी प्रोसेस दी हुई है कि कैसे बनाना है, कितनी क्वांटिटी लेना है। तो पोसोलॉजी के अकॉर्डिंग कई सारे जो केमिकल्स होते हैं फार्माकोपिया में, उनकी एक एवरेज डोज दी हुई रहती है एडल्ट की, ठीक है ना। मीन्स आप क्या बताएंगे? फार्माकोपियाज आर द रेफरेंस बुक वेयर, जहां पर एवरेज डोज फॉर द एडल्ट इज गिवन। आया समझ में? फार्माकोपियाज में क्या दिया रहता है? एवरेज डोज, एक एडल्ट की एवरेज डोज क्या होगी यदि उस मेडिसिन के बारे में है, तो उसमें दिया रहता है। और कई सारी बुक्स भी आती हैं, ठीक, सिम्स वगैरह हो गई, और भी कई सारी अदर बुक्स होगी स्टैंडर्ड्स उसमें। तो पोसोलॉजी में हमको 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताना है। एक तो क्या, हाँ इंपॉर्टेंट तो क्या है कि ये कैलकुलेशन से रिलेटेड साइंस है, जिसमें आपको क्या करना है? डोज का कैलकुलेशन करना है। अब डोज का कैलकुलेशन क्यों जरूरी है ये हम बता देंगे। यदि लेस अमाउंट में ड्रग देंगे, किसी को डोज देंगे, तो वो उसको क्या देगा? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं मिलेगा, एक पॉइंट ये बनेगा। यदि हायर क्वांटिटी में डोज हो जाएगी तो साइड इफेक्ट और टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपका फैक्टर्स, जो पूछा ही जाता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैलकुलेशन ऑफ डोज। तो फैक्टर्स लिख लें, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैलकुलेशन ऑफ डोज। तो बहुत सिंपल फैक्टर्स हैं इसके, जो हम फर्स्ट फेज में पढ़ेंगे और जो सेकंड फेज में पढ़ेंगे, वो ऐसे फैक्टर है जिनका एक एक बुकैब, जिनके एक एक वर्ड अपने आप में बहुत मीनिंगफुल है। जैसे मैंने बात करी थी ना, टैकीफाइलैक्सिस, टॉलरेंस, आइडियोसिंक्रेसी, एडिटिव इफेक्ट, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, टेरेटोजेनिसिटी, ये सारे क्या हैं? सुना है पहले? नहीं ना। लेकिन अब इनको एग्जाम में आपको एक्सप्लेन भी करना है। व्हाट इज आइडियोसिंक्रेसी, व्हाट इज टॉलरेंस, व्हाट इज टैकीफाइलैक्सिस। तो फर्स्ट फेज में तो सिंपल है इसके जो एग्जांपल्स हैं। अब जो सेकंड वाले जो होते हैं ना, आइडियोसिंक्रेसी, टॉलरेंस, टैकीफाइलैक्सिस, तो एग्जाम में क्या होता है कि लिख के आ जाता है कि व्हाट इज पोसोलॉजी एंड डिफाइन व्हाट आर द फैक्टर, स्पेशली डिफाइन आइडियोसिंक्रेसी, टैकीफाइलैक्सिस। तो हम इजी वाले तो कर लेते हैं फैक्टर्स, और जो टफ रहते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो पोसोलॉजी समझ में आया, वैसे आइडियोसिंक्रेसी भी समझ में आ जाएगा। नाम ऐसा लग रहा पता नहीं कहाँ बेस्ट इंडीज से उठ के आ गया सर, आइडियोसिंक्रेसी। कौन सा क्रेसी? आइडियोसिंक्रेसी। तो सबसे पहला फैक्टर जो है इसका एज। सबसे पहला फैक्टर क्या है? एज। पोसोलॉजी को इफेक्ट करने वाला सबसे पहला फैक्टर है एज। अभी पोसोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डोज और अमाउंट ऑफ ड्रग, अमाउंट ऑफ ड्रग और डोज का कैलकुलेशन। तो सारे पॉइंट में किससे कोरिलेशन होगा? अमाउंट ऑफ ड्रग। तो एज क्या है? आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डोज को डिटरमाइन करने के लिए। तो पहला तो पॉइंट वही बनेगा कि एज इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन द डोज ऑफ ड्रग। ठीक, कैसे डिटरमाइन करना होता है? तो आप इसमें 3 पार्ट्स बताएंगे कि हम बात करते हैं एडल्ट डोज की। तो एडल्ट डोज हमेशा क्या होगी? जो एवरेज होगी हायर होगी हमेशा। लेकिन कंपेयर जब हम करते हैं एक चाइल्ड की बात करें, या तो हम बात करें पेडियाट्रिक, पेडियाट्रिक का मतलब पेडियाट्रिक डोज। पेडियाट्रिक डोज हमेशा क्या रहेगी? पेडियाट्रिक मतलब बच्चों की जो डोज होती है, पेडियाट्रिक का मतलब क्या है? रिलेटेड टू द चाइल्ड। और एक आज आप एक और हो जाता है जेरेटिएट्रिक डोज, मतलब जो एल्डर होते हैं। ये बुकैब याद रखो, जेरिएट्रिक मतलब रिलेटेड टू द एल्डर पीपल, जो बुजुर्ग लोग होते हैं। और पेडियाट्रिक मतलब चाइल्ड से रिलेटेड। तो चाइल्ड की डोज और जेरिएट्रिक डोज और एडल्ट डोज क्या एक सी होगी? नहीं। तो आपको क्या बताना है? एज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें आपको डोज का कैलकुलेशन जरूरी होता है, बिकॉज पेडियाट्रिक डोज और जेरिएट्रिक डोज रिक्वायर्ड लेस डोज है ना, इनमें डोज की रिक्वायरमेंट लेस होती है। क्यों?
पेडियाट्रिक जो बच्चे होते हैं उनमें डेवलप्ड ऑर्गन नहीं होते हैं या उनकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं होती है। और हम एडल्ट की भी बात एक एल्डर की भी बात करें जो एक एज के बाद हो जाती है उम्र, उसमें भी हम उतनी हैवी डोज नहीं दे सकते। तो इसलिए एज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पोसोलॉजी स्टडी में, कैलकुलेशन ऑफ डोज में। आ रहा है समझ में? कोई डाउट तो नहीं? ठीक। अब एज में, और ये हमने देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम किसी पॉइंट को बताते हैं तो उसमें थ्योरी तो बहुत सारी मिल जाएगी जब आप किताबें पढ़ेंगे, लेकिन थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो 3 पॉइंट कौन से हैं इसके? एडल्ट, पेडियाट्रिक और जेरियाट्रिक, यही 3 एज होती हैं जिसमें हमको मेडिसिन देनी होती है। तो इनमें साइंटिफिक रीजन आपको क्या बताना है कि इन तीनों में फार्माकोकाइनेटिक, क्या फार्माकोकाइनेटिक चेंजेस होते हैं। एडल्ट, पेडियाट्रिक, जेरियाट्रिक हैव द फार्माकोकाइनेटिक चेंज। अब ये फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक का मतलब ADME, क्या? अब ये क्या लिख दिया सर? आपके लिए एकदम नया बुकैब है, लेकिन ADME आप फर्स्ट ईयर के बाद जब सेकेंड ईयर में जाओगे तो ADME कैसा होगा? ADME अभी ऐसा लग रहा पता नहीं क्या लिख दिया सर, गोरिल्ला बिठा दिया 250 पाउंड का। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। जब आप कोई भी ड्रग को लेंगे तो वो एब्जॉर्ब होगी, कोई भी दवाई को लेंगे तो सबसे पहले क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होने के बाद में डिस्ट्रीब्यूट होगी, पूरी बॉडी में बटेगी वो। लो लिवर तुम भी लो, किडनी तुम भी लो, जहां जहां उसको डिस्ट्रीब्यूट होना सब जगह जाएगी, लेकिन टारगेट ऑर्गन में भी जाएगी। तो मान के चलो हमने किसी बच्चे को हैवी डोज दे दी तो वो एब्जॉर्ब होने के बाद में तो सभी ऑर्गन में जाएगी ना, डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसलिए उसको कम देना है हमको। फिर मेटाबोलाइट होगी, वो मेटाबोलाइज्ड होगी मतलब अब ब्रेक डाउन होगी, मेटाबोलाइज्ड हो जाएगी, अपना एक्शन दिखाएगी, अब क्या होगी? एक्सक्रीट हो जाएगी। एक्सक्रीट हो जाएगी मतलब एलिमिनेट हो जाएगी बॉडी से। तो फार्माकोकाइनेटिक चेंजेस होते हैं एडल्ट में, पेडियाट्रिक में और जेरियाट्रिक में, है ना। एक एडल्ट की बात करें तो उसमें प्रॉपर फार्माकोकाइनेटिक प्रोसीजर होती है, मतलब उसका जो उसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है, एक्सक्रीशन है, ये प्रॉपर होगा। तो इंपॉर्टेंट क्या बताना है आपको? सबसे पहला फैक्टर क्या है? एज। एज क्या कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है? यस। क्यों? क्योंकि एडल्ट डोज, पेडियाट्रिक डोज और जेरियाट्रिक डोज में क्या डिफरेंस होता है? फार्माकोकाइनेटिक चेंजेस होते हैं, इसलिए हमको एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना जरूरी है। आ गया समझ में? इतने पॉइंट्स आपको बताने एग्जाम में। दूसरा हम बात करते हैं सेकंड, जेंडर की। किसकी? जेंडर की। दूसरी किसकी बात करें हम? जेंडर की। तो जेंडर में आपके क्या आ जाते हैं? मेल एंड फीमेल। जेंडर में ठीक, तो जेंडर में भी क्या होता है? डोज का और इवन सिलेक्शन ऑफ ड्रग का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हम बात करें फीमेल है तो फीमेल में कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं, लाइक हार्मोनल इश्यूज, ठीक, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो डोज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डोज इज नेसेसरी। तो जेंडर में हम क्या बता देंगे? जेंडर में देयर इज अ 2 जेंडर, मेल एंड फीमेल जेंडर। और जेंडर की हम बात करें तो जेंडर में भी आपका क्या चीज जरूरी होता है? पोसोलॉजी, मतलब जेंडर इज ऑल्सो अनदर फैक्टर दैट डिटरमाइन दैट इज नेसेसरी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डोज। क्यों? इफ वी टॉक अबाउट फीमेल इन अ डिफरेंट हार्मोनल, इफ देयर इज अ हार्मोनल इशू, तो उनमें सिलेक्शन ऑफ डोज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। सेकेंड, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि जो आपकी ड्रग है वो प्लासेंटा बैरियर से क्रॉस होके जो इन्फेंट है उसके पास भी जा सकती है, जो एम्ब्रियो है उसमें भी जा सकती है, उसको डैमेज कर सकती है, ठीक है ना। तो ये आपको इसमें बताना है। सेकंड फैक्टर क्या है आपका? जेंडर। तीसरा आपका जाएगा बॉडी वेट। तीसरा क्या है? ठीक, अब बॉडी वेट में क्या है? एवरेज, नॉर्मल किसी का एवरेज बॉडी वेट, एवरेज बॉडी वेट लगभग कितना होता है? 40-45 हाँ, 50 से 60, 60 से 70, चलो सबकी मान लें। हाँ ठीक, हम मैक्सिमम लेके जाएं तो 70, मैक्सिमम लेकर जाएं तो 70 और मिनिमम आए तो चलो कंफर्म करके बताना मुझे। बॉडी वेट एक एवरेज होता है, ठीक है ना। एवरेज बॉडी वेट के लिए
जो ड्रग का कैलकुलेशन ऑलरेडी गिवन इन द फार्माकोपिया। तो हमको ये बताना है बॉडी वेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर वेयर द कैलकुलेशन ऑफ डोज इज नेसेसरी। सभी चीज में हमको किस पॉइंट को कोरिलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ डोज। तो बॉडी वेट, यदि बॉडी वेट ज्यादा है, इफ देयर इज अ बॉडी वेट, एक्स्ट्रा बॉडी वेट है, तो उसमें क्या होगा, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग विल बी हायर। इसमें हमको ये पॉइंट बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग विल बी हायर, तो टारगेट ऑर्गन में ड्रग क्या जाएगी, कम जाएगी। तो यहां पर आपको बॉडी वेट के अकॉर्डिंग फिर डोज का अमाउंट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और यदि कोई दुबला पतला है ना, साउथ का हीरो छोड़ के, है ना, उसमें दुबले पतले रहते हैं और ऐसी फाइटिंग करते हैं, क्या होता है हाँ, तो उसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, डोज का कैलकुलेशन जरूरी है। तो कौन कौन से पॉइंट हो गए आपके, एज, जेंडर और बॉडी वेट। तीसरा लिखें, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबसे इजी टॉपिक है ये, है ना, इसको छोड़कर नहीं जाना एग्जाम में। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, किस रूट से आप ड्रग को ले रहे हैं, वो भी एक कैलकुलेशन का फैक्टर बनता है। यदि मान के चलो इंजेक्शन से कोई डोज देनी है आपको, मतलब आईवी रूट से, इंट्रावीनस रूट से हमको कोई ड्रग देनी है और ओरल देनी है हमको, तो इसमें यही बताना है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ डोज। इफ द ड्रग इज गिवन बाय द आईवी रूट, यदि हम ड्रग को आईवी, इंट्रावीनस मतलब इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, तो क्या इसमें हमको ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा ओरल के कंपैरिजन में, कि जो एक एवरेज डोज है वो सब रूट से एक सी दे दो? नहीं, यहां तो आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी नहीं ना, डायरेक्ट ब्लड में ही जा रही है। डायरेक्ट कहां जा रही है, ब्लड में जा रही है। यहां पे कहां पे, पहले आपके ओरल से स्टमक में जाएगी, फिर ब्रेक डाउन होगी, फिर धीरे धीरे वो आपके ब्लड में जाएगी। तो यहां पर डोज का अमाउंट क्या हो जाएगा, ज्यादा, और यहां पर डोज का अमाउंट क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक, जिसमें आपको डोज का कैलकुलेशन जरूरी होता है। फिर इसी में टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसी में क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये बीच बीच में कौन बोल रहा है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ये बताना है कि जैसे ड्रग आपने ली अलग अलग कंडीशन में, जैसे कि फास्टिंग वाली कंडीशन है जिसमें आपने ऑलरेडी कुछ नहीं खाया हुआ है, फास्टिंग वाली कंडीशन है, तो क्या उसमें डोज हम दे सकते हैं हैवी? नहीं, फास्टिंग कंडीशन में अलग वो रखते हैं। कई बार आप डॉक्टर्स के यहाँ जाते हो तो डॉक्टर बोलते हैं कुछ खाया है नहीं खाया है, तो फिर हम उस हिसाब से इंजेक्शन लगाएं। नहीं खा के जाते हो तो इंजेक्शन लगाता है क्या? नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि बॉडी में ताकत ही नहीं रहेगी इंजेक्शन को टॉलरेट करने की, गड़बड़ हो जाए, पता चले इंजेक्शन लगाने लायक ही ना बचे अगली बार। तो फास्टिंग कंडीशन है, और आपका एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक है मतलब जब खाली स्टमक है, आपने खाना नहीं खाया हुआ है। और तीसरी कंडीशन है आफ्टर फूड, व्हेन फूड इज टेकन। यदि आपने फूड खा लिया है, खाना खा लिया है, उसके बाद आप मेडिसिन लेते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। लेकिन एम्प्टी स्टमक है तो फास्ट एब्जॉर्ब होगी। तो आफ्टर फूड यदि आपने कोई डोज लिया तो उसका ज्यादा अमाउंट ले सकते हैं आप, लेकिन फास्टिंग कंडीशन में और एम्प्टी स्टमक में बहुत ज्यादा अमाउंट में डोज लेंगे तो क्या होगा, वो टॉक्सिसिटी और वो आपको क्या कर सकती है, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या होता है, कैलकुलेशन का फैक्टर होता है। जैसे कई ड्रग बनी, कई मेडिसिन बनी जिनको फास्टिंग कंडीशन में लेना है, या कुछ मेडिसिन बनी जिसको एम्प्टी स्टमक में लेना है, तो उसमें वैसा कंटेंट रखेंगे मेडिसिन का। और कुछ डोज होती है जिनको आफ्टर फूड या आफ्टर मील लेने को बोलते हैं, तो उसमें अलग अमाउंट हम रखेंगे कैलकुलेट करके। आ रहा है समझ में? तो क्या हो गया, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर एक और आ जाता है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर। एक और क्या आ जाता है, एनवायरमेंटल फैक्टर। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या आ जाएगा आपका, कि इसमें आपको ये बताना है कि ड्यूरिंग द डे एंड नाइट टाइम, ड्यूरिंग द डे एंड नाइट टाइम हमारी बॉडी की जो प्रोसेसिंग होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे हम दिन की बात करें, हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, जागे हैं, तो प्रोसेस क्या है बॉडी की, फास्ट है। प्रोसेस क्या है बॉडी की, फास्ट है। और नाइट टाइम में क्या होता है, हमारी बॉडी स्लो। ज्यादातर हमारे बॉडी के फंक्शन क्या होते हैं, स्लो हो जाते हैं।
तो नाइट टाइम में और डे टाइम में अलग अलग डोज जो है होती है, मतलब उसका भी कैलकुलेशन जरूरी होता है। वो किस फैक्टर के अंतर्गत आ जाता है? एनवायरमेंटल फैक्टर के अंतर्गत। ठीक, इससे एक चीज और ध्यान में रखना, जब कभी आप सुबह उठते हैं तो एकदम से नहीं उठना चाहिए। ठीक, लेकिन आप लोग यंग हैं, ये बूढ़े लोगों के लिए कहा जाता है, यस सर। लेकिन फिर भी आप भी ऐसा नहीं करें, ठीक है ना? कभी भी आराम से उठें और उठ के पूछे हार्ट से ठीक हो ना, किडनी से पूछे ठीक ठाक हो। कहना सर किडनी की वजह से तो उठना ही पड़ता धड़ाक से सुबह। ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर, ब्लैडर बोलता है उठ जाओ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहला फैक्टर क्या है? एज। दूसरा फैक्टर क्या है? तीसरा? चौथा? पांचवा? छठवा? सातवा? हाँ, इमोशनल। मोबाइल में खोल के बैठे हो क्या? हाँ, इमोशनल फैक्टर। देखो भैया जी, आपकी क्लास के एपीजे कलाम बैठे हैं। इमोशनल फैक्टर। नेक्स्ट क्या है आपका? इमोशनल फैक्टर। इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा कंटेंट कम समय में लिख पाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है कि आपको पॉइंट ही याद ना है। मालूम सब है आपको, कोई हिंट कर दे कि इमोशनल फैक्टर भी लिखना है, एनवायरनमेंट भी लिखना है, तो पूरा याद आ जाएगा। तो ऐसे फैक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, जब कभी आपको जैसी कॉपी मिलती है एग्जाम में, कॉपी कभी भी मिले एग्जाम में, हर चीज में ये शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाया, नहीं तो भूल जाओगे कि शॉर्ट फॉर्म ये किसका था, है ना? जिनके 15-16 पॉइंट होते हैं उनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बना लिया करो, और जैसी कॉपी मिलती है पेंसिल से पीछे उन पॉइंट्स को लिख लिया करो, और वो लिख लिया करोगे कि पोसोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। जैसे हमने ये पॉइंट्स पढ़े, तो इमोशनल फैक्टर और लिख लें। इमोशनल फैक्टर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? एक साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होते हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट होता है डोज का कैलकुलेशन। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। दूसरा है आपका बिहेवियर। बिहेवियर किसका? डॉक्टर का। इट ऑल्सो इम्पैक्ट बिहेवियर ऑफ डॉक्टर इमोशनल फैक्टर में। और एक होता है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट ऐसा माना जाता है जिसमें आप कई बार मेडिसिन नहीं दे रहे होते हो, लेकिन आप उसको बताते हो कि हम टैबलेट दे रहे हैं आपको। नॉर्मल भाषा में उसको मीठी गोली बोला जाता है। ठीक, जिसमें आप पेशेंट को ये बताते हो कि उसको हम कोई मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन उसको मेडिसिन नहीं दी जाती है, उसको बस केवल उस तरीके का बिहेव और फील कराया जाता है कि हाँ आपको मेडिसिन मिल रही है। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है जब कई बार कोई भी मेडिसिन नहीं लगानी होती है, इंजेक्शंस नहीं लगाना होता है, स्पेशली इन केस ऑफ जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है, उस टाइम पर कई बार अवॉइडेड होता है इंजेक्शंस और कोई भी मेडिसिन देना। लेकिन क्या होता है कि जो कंडीशन ऐसी होती है कि डॉक्टर्स को बहुत इरिटेट कई लोग कर देते हैं, नहीं आप तो कोई मेडिसिन दे दो, ये कर दो, तो डॉक्टर्स ऐसे करके इंजेक्शन निकालते हैं उनके सामने और फिर लगा देते हैं। 5 मिनट बाद पूछते ठीक है, बोलते हैं हाँ। ज़्यादातर वो क्या होता है, वाटर फॉर इंजेक्शन। वो केवल पानी लगाते हैं उनको, जिसको हम वाटर फॉर इंजेक्शन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट। क्या बोला जाता है? प्लेसिबो इफेक्ट। वही बताया ना, दिमाग को यकीन करा दिया कि हाँ आपको दवाई दी है। क्या करा दिया? हाँ, यकीन करा दिया, दवाई दी है। जैसे आपको बोल रहे नहीं कुछ भी हो जाए आपको हम जॉब दिलाएंगे ही दिलाएंगे, कुछ भी हो जाए, आप सभी लोग डिग्री कंप्लीट करो, पास करो अच्छे से, सबको जॉब मिल जाएगी। ठाकुर साहब बोल रहे सर मैं तो पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, कैसे मिलेगी जॉब? नहीं, उसमें आपको अपना एफर्ट करना पड़ेगा, है ना? आप मान के चलो कंपनी आ गई, अब आपको बोला जाओ इंटरव्यू, नहीं सर। अरे जाओ तो अंदर जाके, नहीं सर मुझे तो बोलना ही नहीं आएगा, तो ऐसे में कैसे जॉब आपको मिलेगी? तो जो सपोर्टिंग फैक्टर है उनको भी लेके चलना है ना आपको। एक क्राइटेरिया आपने फुलफिल कर लिया, दैट इज डिग्री। लेकिन अब कभी भी आप कहीं काम करने जाओगे तो यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो, कि भाई 4 साल पढ़ा है, वो 4 मिनट हम बोलेंगे कैसे? ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस ही पढ़ना है आपको, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। आपसे पूछ लें बैठे बैठे, अच्छा डू यू नो अबाउट प्लेसिबो इफेक्ट? हाँ जो सुना तो था, विशाल सर ने पढ़ाया था, भूल गए। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था सर।
लेकिन आपको याद आएगा वो इंजेक्शन लगाया था, वाटर फॉर इंजेक्शन था और उसमें दवाई नहीं थी। हाँ, यही प्लेसिबो इफेक्ट है। ठीक, तो प्लेसिबो इफेक्ट भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जिसमें आपका ड्रग का अमाउंट नहीं भी है तो आपने, या बहुत कम अमाउंट में भी आप ज़्यादा, इसके कई सारे स्टडी, केस स्टडीज भी हैं जो कि एक सपोर्टिंग स्टोरी का काम करते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे बीच में। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, उस केस में भी डोज ऑफ अमाउंट कैलकुलेशन अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग होता है। ठीक, तो ये कितने फैक्टर हो गए आपके? 7। फिर नेक्स्ट है आपका प्रेजेंस ऑफ अदर डिसीज। प्रेजेंस ऑफ अदर डिसीज, यदि उसको अदर डिसीज है बॉडी में तो ये भी क्या होता है, एक फैक्टर होता है। जैसे मान के चलो किडनी का इशू है, किसी को किडनी का इशू है और हम उसको स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक एंटीबायोटिक देते हैं, तो ये किडनी में टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। ठीक है ना, तो प्रेजेंस ऑफ डिसीज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ डोज। तो यदि स्ट्रेप्टोमाइसिन या कोई ड्रग हम दे रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कम दी जाए, नहीं तो ये किडनी में टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। क्या कर सकती है? टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। अटेंडेंस हो गई? चलो, एक आपका कौन सा इफेक्ट आ गया? सॉरी, प्रेजेंस ऑफ अदर डिसीज। क्या? प्रेजेंस ऑफ अदर डिसीज। तो प्रेजेंस ऑफ अदर डिसीज में क्या जाएगा आपका? जैसे प्रेजेंस ऑफ अदर डिसीज को कोरिलेट करना है, ऑल्सो डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ डोज। ये भी अमाउंट ऑफ डोज को डिसाइड करता है। एक एग्जांपल के तौर पर, इफ द किडनी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर, है ना, और उसको हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन दे दी, स्ट्रेप्टोमाइसिन देने से क्या हो जाएगा, उसको टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर इसके बाद में कुछ फैक्टर हैं जैसे कि एक्यूमुलेशन हो गया, एडिटिव इफेक्ट हो गया, ठीक है ना, फिर आपका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो गया, एंटागोनिज्म हो गया, आइडियोसिनक्रेसी हो गया, ठीक, और एक और है आपका टॉलरेंस हो गया, टैकीफाइलेक्सिस हो गया और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, है ना। ठीक, नाम इंटरेस्टिंग से लग रहे हैं ना, ये कठिन से लग रहे हैं बहुत इजी। कैसे हैं? इजी, जैसे दाल चावल खाना होता है ना, तो ऐसे ही, बस नाम बस थोड़ा कठिन है। उनको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि बहुत इजी हो जाएंगे और इम्पॉर्टेंट भी हैं। कई बार कई लोग पूछते हैं ना, सर इंटरव्यू में के लिए क्या क्या तैयारी करें, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बीच में हल्ला नहीं करें ये जो आए हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कैसे तैयारी करें, तो उनमें कुछ इसी से रिलेटेड पॉइंट्स पूछे जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। जैसे मान के चलो आप मार्केटिंग इंटरव्यू के लिए गए, अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, बीच में एक आया था फार्माकोकाइनेटिक, वर्ड आया था ना फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक और एडीएमई को ध्यान रखो आप हमेशा। फार्माकोकाइनेटिक क्या है? एडीएमई मतलब व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक क्या है? बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है? बॉडी ड्रग को एब्जॉर्ब कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मेटाबोलाइज कर रही है और एक्सक्रीट कर रही है, ये फार्माकोकाइनेटिक है। फिर एक और वर्ड होता है फार्माकोडायनेमिक। क्या? फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोडायनेमिक क्या होता है? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। जनरली जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, जिनको मार्केटिंग में जाना है, इवन चाहे आप इंटरव्यू इंडस्ट्री के इंटरव्यू में जाओ, तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले तो पूछा जाता है व्हाट इज फार्माकोलॉजी। क्या? फार्माकोलॉजी क्या है? तो फार्माकोलॉजी को जनरल सेंस में हम बात करें तो ये ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? ड्रग इंटरेक्शन। किसके बारे में? ड्रग इंटरेक्शन। अब ड्रग का इंटरेक्शन होता कहां है? बॉडी में होता है। तो इसकी दो ब्रांच होती हैं, एक होता है वही जो मैंने अभी बताया आपको, फार्माकोकाइनेटिक। क्या? काइनेटिक। और एक होता है फार्माको डायनेमिक। तो ये डिफरेंस पूछते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक में डिफरेंस क्या है। तो काइनेटिक से ध्यान रखना, काइनेटिक का मतलब होता है गति। काइनेटिक का मतलब जनरली क्या होता है? गति। तो फार्माकोकाइनेटिक का मतलब कि जो ड्रग आपने ली है ना, तो हमारी बॉडी उस ड्रग के लिए क्या कर रही है। तो इसको सिंपल सेंस में बोला जाए, डेफिनेशन दी जाए, केडी त्रिपाठी एक बुक है, उसकी डेफिनेशन ये कहती है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है,
ये फार्माकोकाइनेटिक। तो हमारी बॉडी क्या कर रही होती है? एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबोलाइज और एक्सक्रीट। तो एडीएमई हम पढ़ते हैं। फार्माकोकाइनेटिक में क्या पढ़ते हैं हम? एडीएमई। अब फार्माकोडायनामिक क्या है? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। कभी इसको याद रखना हो तो ऐसे ध्यान रखना, फार्माकोडायनामिक मतलब ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। फार्माकोडायनामिक से याद रखना, पहले इसमें क्या आ जाएगा? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। अब ड्रग बॉडी में क्या कर रही है? अभी बॉडी क्या कर रही थी उस ड्रग के साथ? एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग जाके वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है, मतलब जो फिजियोलॉजिकल अल्टरेशंस हैं वो काम कर रही है। ड्रग जाके आपको ठीक करती है ना। ड्रग का काम क्या है? ड्रग में पावर है, पोटेंट है ड्रग आपकी, तो वो जाके उस फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, उसको जाके सही करेगी। अब चाहे वो एंजाइम मेथड से करे, रिसेप्टर को ब्लॉक करके करे, या किसी केमिकल के साथ कंबाइन होकर करे, या कोई बॉडी के किसी पार्ट से किसी केमिकल को स्टिमुलेट करके रिलीज करके करे। वो कई सारे उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो सकते हैं। तो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, इट इज द डायनामिक। एंड व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग मतलब बॉडी क्या कर रही है ड्रग के साथ, वो काइनेटिक है। तो समझ में आया? ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मजे में हैं? स्टार्ट करें? ठीक। जो नए बच्चे हैं उनको हम बता दें, हम पोसोलॉजी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पोसोलॉजी एक टर्म है जिसका मतलब होता है डोज के कैलकुलेशन की स्टडी। पोसोलॉजी का मतलब क्या? जो भी हम डोज देते हैं या ड्रग होती है उसका एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन होता है ना। एक कैलकुलेटेड अमाउंट में ही दवाइयां दी जाती हैं। तो वो किस ब्रांच के अंतर्गत हम उसकी स्टडी करते हैं? पोसोलॉजी के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। जैसे फार्मेसी क्या है? फार्मेसी इज द साइंस जहां पर आप ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये सारी चीजें सीखते हैं। तो उसी के अंतर्गत एक और वर्ड आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पोसोलॉजी। तो पोसोलॉजी में क्या होता है? इट इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डोज ऑफ ड्रग। इट इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन डोज ऑफ ड्रग। हाँ, सबसे पीछे क्या होता है बेटा पोसोलॉजी? बताएं। अभी बताया ना, आप बताओ। हाँ, ड्रग को हम कैलकुलेट करते हैं ना। डोज जो होती है ड्रग की डोज, आप कई बार हम मेडिसिन लेते हैं तो एग्जैक्ट क्वांटिटी होती है ना उसकी, 550 mg या 100 mg। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमको कैसे पता चलता है? किसके थ्रू? तो हम पोसोलॉजी के अंतर्गत उसकी स्टडी करते हैं। किसके अंतर्गत? पोसोलॉजी। तो पोसोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डोज ऑफ ड्रग। साइंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डोज ऑफ ड्रग, ड्रग की डोज के कैलकुलेशन का साइंस है। अब सेकेंड जो पॉइंट आता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पोसोलॉजी को इफेक्ट करते हैं। पोसोलॉजी मतलब डोज की क्वांटिटी से रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो पोसोलॉजी के अंतर्गत हमको पढ़ने होते हैं। तो हमने कुछ फैक्टर्स कल देखे, आज हम इन फैक्टर्स को समझते हैं। ये फैक्टर अलग से भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, इसलिए ध्यान से समझना कि मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं। तो अदर फैक्टर्स इसमें क्या है? जैसे कि एडिटिव इफेक्ट्स। क्या है बोलो? एडिटिव इफेक्ट, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, एंटागोनिज्म, आइडियोसिंक्रेसी, टैकीफाइलेक्सिस, टॉलरेंस और एक्यूमुलेशन। ये क्या है? सारे पॉइंट्स जो आपको बताने हैं। जनरली इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना क्यों जरूरी है? हमने इसके पहले और भी फैक्टर्स देखे, लाइक एज, जेंडर, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, इमोशनल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर और प्रेजेंस ऑफ डिसीज। ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि जनरली हम उनको बता देते हैं, लेकिन ये फैक्टर्स भी हमको कई बार समझना जरूरी होता है। तो हम देखते हैं एडिटिव इफेक्ट क्या होता है। ठीक, एडिटिव इफेक्ट को हम जनरली यदि सामान्य तौर पर समझने की कोशिश करें तो एडिटिव इफेक्ट क्या होता है कि आपने एक ड्रग ली, वन ड्रग, ठीक है ना, प्लस एक और ड्रग ली, दो ड्रग का कॉम्बिनेशन लिया, और दो ड्रग का कॉम्बिनेशन लेने के बाद में जो आपको इफेक्ट मिल रहा है दैट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल ड्रग। मतलब दोनों ड्रग का सम मतलब प्लस उस उतना इफेक्ट यदि कभी मिलता है तो हम उसको बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं? एडिटिव इफेक्ट। तो एडिटिव इफेक्ट में लिखना है हमको, व्हेन टू ड्रग इज गिवन इन कॉम्बिनेशन, व्हेन टू ड्रग इज गिवन इन कॉम्बिनेशन
शॉर्ट में लिख लिया करो, है ना। व्हेन टू ड्रग इज गिवन इन कॉम्बिनेशन, जब दो ड्रग को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है तो जो हमको इफेक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, सम ऑफ इंडिविजुअल ड्रग। सम ऑफ इंडिविजुअल ड्रग मतलब दोनों ड्रग्स का या तीनों ड्रग्स का जो भी सम होगा वो हमको उसका इफेक्ट मिलता है। तो इस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, एडिटिव इफेक्ट। इसमें एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल लिखना फिनोबार्बिटॉन और एमाइनोफाइलिन। फिनोबार्बिटॉन प्लस एमिनोफाइलिन। तो देखो फिनोबार्बिटॉन और एमिनोफाइलिन ये अस्थमा में यूज होती हैं। तो फिनोबार्बिटॉन प्लस आपका एमिनोफाइलिन जो ड्रग है, इन दोनों को जब हम कॉम्बिनेशन में देते हैं तो इस ड्रग का भी अपना एक इफेक्ट होता है और इस ड्रग का भी अपना एक इफेक्ट होता है, और दोनों का जो इफेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इस तरीके के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इफेक्ट। तो एडिटिव इफेक्ट हमको क्या, एडिटिव इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो एडिटिव इफेक्ट क्या है, ध्यान से समझें। एडिटिव इफेक्ट, एक डोज है ड्रग की और दूसरी ड्रग की एक अलग डोज है, तो दोनों ड्रग के प्रेजेंस के कारण जो इफेक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हमको डबल इफेक्ट मिल रहा है। तो इस तरीके के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इफेक्ट। यदि हम इसको डिफाइन करना हो एडिटिव इफेक्ट क्या है, व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग इज गिवन, तो इफेक्ट ऑफ ड्रग जो होता है वो क्या मिलता है, सम ऑफ द कॉम्बिनेशन। जो इंडिविजुअल का सम निकल के आता है वो हमको एडिटिव इफेक्ट मिलता है। समझ में आया। एग्जाम्पल आपका फिनोबार्बिटॉन और आपका एमिनोफाइलिन। हाँ जी, कैसा, हाँ सर एक्रोफेनिक और पैरासीटामोल का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे सर अपने मतलब थकान वगैरह होती है वो सब दूर हो जाती है, मतलब दो ड्रग वो अलग अलग हम पढ़ेंगे, वो अलग अलग इफेक्ट है ना। हम यहाँ पर एक ही चीज को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अभी दिमाग कुछ उन चीजों में नहीं लगाओ। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक ही डिसीज है, एक ही प्रॉब्लम है, लेकिन इस ड्रग का कॉम्बिनेशन, ये ड्रग अलग है, ये ड्रग अलग है। जब हमने उसको वो दोनों ड्रग का कॉम्बिनेशन दिया तो इन दोनों का प्लस इफेक्ट उसको मिल रहा है। आया समझ में। इस तरीके के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इफेक्ट। अब हम बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है। सेकंड क्या है हमारा, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, जब हमने एक ड्रग दी उसको और प्लस हमने दूसरी ड्रग भी दी उसको, तो इसमें क्या होता है कि दोनों ड्रग का सम ऑफ वो नहीं मिल रहा है। आपको ये बताना है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब एक ड्रग दी जा रही है तो दूसरी ड्रग के प्रेजेंस के कारण पहली ड्रग का इफेक्ट बढ़ रहा है। अंतर समझ में आ रहा है। इन दोनों में क्या हो रहा था, एडिटिव इफेक्ट में दोनों ड्रग का कॉम्बिनेशन के कारण सम, मतलब जो भी हमको टोटल इफेक्ट मिल रहा था, दो ड्रग का कॉम्बिनेशन के कारण दोनों ड्रग का अपना अपना इफेक्ट था, और जो इफेक्ट हम बोलेंगे तो टोटल ऑफ सम ऑफ ड्रग। लेकिन सिनर्जिस्टिक इफेक्ट में क्या है, एक ड्रग के प्रेजेंस के कारण दूसरी ड्रग का इफेक्ट बढ़ गया। आ रहा है समझ में। जैसे आप लोग कभी कहीं अकेले जाना होता है तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन कोई साथ में होता है तो चले जाते हैं हम, चले यार सर से बात कर लेते हैं, है ना। या ऐसा होता है ना, जैसे कभी फोन लगाना या बातचीत करना है तो एक दूसरे को हम क्या करते हैं, वो क्या बोल लेते हैं, धक्का लगा दे, चल तू कर ले, तू कर ले, लाइक दैट। तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब क्या, एक ड्रग के प्रेजेंस के कारण दूसरे ड्रग का इफेक्ट बढ़ जाता है। अब इसको हम पर्सनालिटी की क्लासेस में भी देखने को मिलते हैं, सिनर्जिज्म जो बोलते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। हमारे फ्रेंड्स ऐसे होना चाहिए जो जिनमें सिनर्जिज्म वाली क्वालिटी हो। कैसी क्वालिटी हो, सिनर्जिज्म वाली क्वालिटी हो। जैसे हम पढ़ते हैं, जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें हनुमान जी जब समुद्र पार कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो उनको कौन शक्ति बोलता है कि याद दिलाता है, जामवंत जी जो रहते हैं वो बोलते हैं याद करो हनुमान जी, आप में वो क्वालिटी है, आप में वो क्षमता है कि आप समुद्र को पार कर सकते हो। तो जामवंत जी के प्रेजेंस के कारण हनुमान जी क्या हुए, समुद्र पार हो गए। तो कौन सा इफेक्ट हो गया, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। तो ऐसे कई इफेक्ट होते हैं। हमारे कई सारे फ्रेंड भी ऐसे होते हैं हमारे साथ में जिनके कारण हम कई अच्छे काम कर लेते हैं, तो वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है। लेकिन कई ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं जिनके कारण ठीक है ना, तो वो वाला इफेक्ट भी है, हम उसको भी पढ़ेंगे। तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब आपको क्या बताना है, व्हेन द ड्रग इज गिवन इन द, समझ लें, ठीक। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, व्हाट, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट वो इफेक्ट होता है व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग इज गिवन, जब दो ड्रग का या दो से अधिक ड्रग का कॉम्बिनेशन दिया जाता है तो इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज इंक्रीज्ड बाय अनदर ड्रग। इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज इंक्रीज्ड बाय अनदर ड्रग, दूसरे ड्रग के प्रेजेंस के कारण पहली ड्रग का इफेक्ट बढ़ गया हो, तो इस तरीके के इफेक्ट को हम बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। इसमें एक एग्जांपल लिख लेना, प्रोकैन
प्लस एड्रेनलिन, प्रोकैन एंड एड्रेनलिन। तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट समझ में आया, एडिटिव इफेक्ट समझ में आया। अब जब कभी भी स्टडी करना है तो कंपैरेटिव स्टडी करना है। कैसी स्टडी करना है? कंपैरेटिव। अब कोई पूछेगा आपसे एडिटिव इफेक्ट क्या होता है, तो एडिटिव इफेक्ट में आपको क्या ध्यान रखना, जब दो ड्रग कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं तो जो उनका हमको इफेक्ट मिलता है वो प्लस होता है, मतलब सम ऑफ इंडिविजुअल ड्रग। लेकिन सिनर्जिस्टिक इफेक्ट में क्या है, व्हेन द ड्रग इज गिवन इन द कॉम्बिनेशन, तो इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग। इसमें दोनों ड्रग का अपना अपना इफेक्ट है एडिटिव इफेक्ट में। लेकिन सिनर्जिस्टिक इफेक्ट में क्या है, दूसरे ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं है एज अ फार्माकोलॉजिकल, लेकिन इसके प्रेजेंस के कारण प्रोकैन का एक्शन क्या होता है, एक्शन ऑफ ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, तो आप ऐसा बता सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एड्रेनलिन एक्शन ऑफ प्रोकैन इज इंक्रीज्ड, सो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। इस तरीके के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं, पोसोलॉजी। पोसोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ डोज, डोज का अमाउंट। तो एक डोज का अमाउंट हमने नहीं बढ़ाया, बस दूसरी ड्रग को हमने क्या किया और उसका अमाउंट, कुछ अमाउंट ऐड कर दिया, तो इसका इफेक्ट बढ़ गया। तो हमें इसका अमाउंट उतना ज्यादा नहीं बढ़ाना पड़ा, तो टॉक्सिसिटी कम होगी। तो इसलिए इन पॉइंट्स को हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, पोसोलॉजी के अंतर्गत। समझ में आया आपको? हेलो, इधर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट समझ में आया? ऐसे हाँ बोलते हैं। पीछे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट समझ में आया? वैष्णवी, क्या होता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बताओ, खड़े हो जाओ जल्दी। व्हाट इज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट? हाँ, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भी बता सकते हो, जैसा आपको समझ में आया। एक ड्रग के प्रेजेंस के कारण दूसरी ड्रग का इफेक्ट बढ़ जाना, इसी को हम बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। अब ग्रामर आप कैसी भी लिख लो, दैट डजंट मैटर, समझ में आपको आना चाहिए कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट या सिनर्जिज्म क्या है ना। फिर नेक्स्ट आपका आता है एंटागोनिज्म। क्या? एंटागोनिज्म। अब देखो, एक ड्रग के प्रेजेंस के कारण हम बोल रहे थे दूसरी ड्रग का इफेक्ट बढ़ रहा था, एंटागोनिज्म में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो एंटागोनिज्म को हम बोलेंगे, व्हाट इज एंटागोनिज्म, व्हेन देयर इज अ टू ड्रग, तो एक ड्रग के प्रेजेंस के कारण अदर ड्रग का जो एक्शन होता है वो अपोज्ड हो जाता है, अपोज्ड ही हो जाता है, मतलब बंद ही हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एंटागोनिज्म। व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग, दूसरे ड्रग के कारण, चलो हम ऐसा ही बोल सकते हैं, डिक्रीज हो जाए। व्हेन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग एंड द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज डिक्रीज्ड, इट इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। मतलब एक ड्रग ने दूसरे ड्रग के इफेक्ट को क्या कर दिया, दबा दिया। तो एंटागोनिज्म को हम फिर से समझ रहे हैं, ध्यान से समझे सभी लोग, मैं किसी से भी पूछ लूंगा। एंटागोनिज्म, व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग या दो ड्रग हैं, तो एक्शन ऑफ वन ड्रग इज मिनिमाइज्ड और डिक्रीज्ड और अपोज्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग, इट इज कॉल्ड द एंटागोनिज्म। समझ में आया? एंटागोनिज्म क्या है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वन ड्रग एक्शन ऑफ अनदर ड्रग इज डिक्रीज्ड। यहां पर क्या था सिनर्जिज्म में, एक्शन ऑफ वन ड्रग इज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग। ग्रामर टफ तो नहीं लग रही ना, इजी है ना, इज एम आर तो समझ में आता है ना? नहीं बोलो सर, हम हिंदी में भी तो बता रहा हूं ना मैं। तो इसमें क्या होगा, वन ड्रग के प्रेजेंस के कारण दूसरी ड्रग का इफेक्ट माइनस में हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एंटागोनिज्म। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर देखें तो एसिड भी एक क्या है, एक मेडिसिन है। एसिड भी क्या है, एक मेडिसिन है, लेकिन हमारे स्टमक में ज्यादा एसिड आ जाए तो प्रॉब्लम है, एसिड की कमी हो जाए तो प्रॉब्लम है। एसिड की कमी को हम बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया। क्या बोलते हैं? एक्लोरहाइड्रिया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, एंटासिड्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक्लोरहाइड्रिया, एसिड की कमी। लेकिन एसिड की अधिक हो गया स्टमक में तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसिडिटी। तो एसिडिटी क्या है, एक तरीके की प्रॉब्लम है। तो एसिडिटी में क्या होता है, आपका एसिड अधिक क्वांटिटी में निकल गया, तो वो तो एक केमिकल है ना, एंडोजेनस है लेकिन है तो केमिकल। एंडोजेनस मतलब जो इनसाइड द बॉडी बन रहा है, तो एसिड है। तो इसके अपोज में हम क्या देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या देते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एंटासिड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एंटासिड है। तो एंटासिड ने क्या किया, एंटासिड ने एसिड, यदि आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया याद नहीं आए तो आपको क्या बताना है, एसिड
के अगेंस्ट में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम दे देंगे तो एसिड के कारण जो आपको प्रॉब्लम हो रही है वो एक्शन एसिड का क्या हुआ, खत्म हो गया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ने कौन सा इफेक्ट दिखाया, एंटागोनिज्म। तो फिर से समझे एंटागोनिज्म क्या है, व्हेन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वन ड्रग, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटागोनिज्म, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन ड्रग, इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग इज डिक्रीज्ड, मिनिमाइज्ड और अपोज्ड। जब एक ड्रग के प्रेजेंस के कारण दूसरी ड्रग का इफेक्ट कम हो जाए, डिक्रीज्ड हो जाए, तो इस तरीके के इफेक्ट को हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, और इस ओवरऑल सिस्टम को हम एंटागोनिज्म बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, आपसे सिनर्जिज्म, ठीक है ना, या एंटागोनिज्म या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट पूछा जाए तो दैट इज कॉमन। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट इज अ प्रोसेस, एंटागोनिज्म एक पूरा वो जो हुई प्रोसेस उसको हम बोलते हैं। बैठ जाओ। तो एडिटिव इफेक्ट, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और एंटागोनिज्म क्लियर हुआ सभी को? क्या क्या पढ़ा हमने? एडिटिव इफेक्ट, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, एंटागोनिज्म इफेक्ट। तो अब ये देखना कि आपकी जिंदगी में कौन एंटागोनिज्म है, कौन सिनर्जिस्टिक है और कौन एडिटिव है। ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं हमारी लाइफ में जो हमारे को सिनर्जाइज करते हैं, जो हमको क्या करते हैं, सिनर्जाइज करते हैं। तो सिनर्जिज्म होना चाहिए, ठीक। एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, 7 हैबिट ऑफ स्टीफन आर कवे, द राइटर ऑफ दैट बुक। मतलब 7 आदतें, कैसी 7 आदतें, इफेक्टिव, मतलब कैसे प्रभावी व्यक्तित्व को धारण करें, आप प्रभावी व्यक्तित्व को कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, है ना। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें हैं। तो उसमें से एक आदत होती है ये कौन सी, सिनर्जिज्म, जिनके प्रेजेंस के कारण दूसरे लोग क्या करें, बढ़े आगे, दौड़े आगे, खूब तरक्की करें। इसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिज्म। तो जो लीडर होते हैं ना, लीडर होते हैं, जो मेंटर्स होते हैं, उनमें ये क्वालिटी होती है। लेकिन कैसे आती है, कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी खाओगे, यस आई गॉट द सिनर्जिज्म, इज देयर एनी सिनर्जिज्म बूटी है, बोले बाबा जी की बूटी। तो सिनर्जिज्म होना चाहिए, या आप कैसे सिनर्जिस्टिक हो सकते हैं, ये चीजें ध्यान रखना है ना। जिसके कारण लगे कि यार ये जब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, है। जब विशाल सर जैसे लोग पढ़ा सकते हैं यार, तो हम तो पता नहीं क्या कर सकते हैं। यस और नो? लो यस भी बोल रहे हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं आइडियोसिनक्रेसी। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है आइडियोसिनक्रेसी। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, या वाइवा वगैरह हो गया, या कोई भी हम बात करें, आइडियोसिनक्रेसी बहुत कॉमन क्वेश्चन जो है पूछा जाता है जनरली। तो इसको हमको समझना है कि आइडियोसिनक्रेसी तो एक बुकैब है हमारे सामने, लेकिन है क्या ये। तो आइडियोसिनक्रेसी को हम समझें, तो आइडियोसिनक्रेसी को पहले समझ लें कि क्या होता है। जनरली जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो उससे ऐसा अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट, अनएक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड नहीं था, ऐसा साइड इफेक्ट जब सामने आ जाता है, इस तरीके के इफेक्ट को हम बोलते हैं उस ड्रग की आइडियोसिनक्रेसी। समझ में आया? आइडियोसिनक्रेसी एक ऐसा वर्ड है जिसको आपको समझना क्या है। आइडियोसिनक्रेसी को हम एक तरीके से बोलते हैं एलर्जिक रिएक्शन। एक सिनोनिम हमको देना हो तो हम क्या बोलेंगे, एलर्जिक रिएक्शन, या तो हाइपर सेंसिटिविटी। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी। तो आप ऐसा बता सकते हैं आइडियोसिनक्रेसी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी। अब है क्या, यदि हमको डिफाइन करना हो, इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनवांटेड साइड इफेक्ट। क्या है? ऑर्डिनरी और अनवांटेड, और बोले तो अनएक्सपेक्टेड। ज्यादा इफेक्टिव बुकैब इसके लिए होगा तो अनएक्सपेक्टेड। क्या? अनएक्सपेक्टेड। हम बोलते हैं ना, हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि ये चीजें ऐसा होगा, वैसा हो जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में गए, सेकेंड ईयर में गए, थर्ड ईयर में गए, फाइनल ईयर कंप्लीट, अब जॉब मिल जाएगी आसानी से। एक्सपेक्टेशन है ना। हमारा बेटा फार्मेसी कर रहा है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, गांव वालों को यही रहता है
हमारा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। हमारे गांव में ऐसे ही बोलते थे पेरेंट्स लोग, है ना, हमारा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। फार्मेसी बहुत कॉमनली ज़्यादा उतना नहीं सुना हुआ वोकैब होता है। एमबीबीएस बोलो तो बोले ठीक है, फार्मेसी मतलब दवाई की पढ़ाई, डॉक्टरी की पढ़ाई। अब मतलब पढ़ाई करी और सीधे 1 लाख की जॉब कंफर्म है पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब ये मत जाके पाउडर आउडर क्रीम व्रीम लगा लिया, सर मैं तो तैयार हो गया है? क्यों? कैसे तैयार करना पड़ेगा? है परफॉर्मेंस क्या? तो कैसे? देयर शुड बी द टेक्निक्स ना, हमें टेक्निक्स तो मालूम आना चाहिए ना, हाउ टू इम्प्रूव आवर सेल्फ, हाउ टू प्रिपेयर आवर सेल्फ। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि भैया जाना कहाँ है, जाना कौन से रास्ते में, क्या जाना कहाँ है, आ रहा समझ में? जिसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? गोल, लक्ष्य। क्या? यदि जीवन में कुछ हासिल करना है तो आपके जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लक्ष्य, गोल। तो किसी ने पूछा कि भैया आपका गोल क्या है, तो बोले सर हमारी जिंदगी गोल गोल है। हमारी जिंदगी क्या है? देयर इज नो गोल, जिंदगी इज ओवरऑल गोल गोल। जिंदगी क्या है ना? तो गोल होना जरूरी है, लक्ष्य होना जरूरी है। एक व्यक्ति आ रहा था एक रास्ते से, तो सामने एक दूसरा व्यक्ति खड़ा था। क्या है भैया? एक व्यक्ति सामने से, तो सामने दूसरा व्यक्ति खड़ा था। तो सामने वाले ने पूछा भैया ये रास्ता कहाँ जाता है? 4 रास्ते बने थे वहां पर। तो उसने पूछा भैया जाना कहाँ है तो बोले ये तो नहीं पता। तो बोले भैया कोई सा भी रास्ता पकड़ लो ना, फर्क क्या पड़ता है। समझ में आ रहा है? हंसी तो आई हमको, लेकिन ये हालत हमारी और आपकी है ना, कि भैया कोई सा भी रास्ता पकड़ लो फिर, ठीक। हाँ, तो हम फिर से आ जाते हैं। आइडियोसिंक्रेसी क्या है? एक तरीके का एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आइडियोसिंक्रेसी। एक एग्जांपल की हम बात करें, जैसे पैरासीटामोल, बहुत कॉमन है ये। पैरासीटामोल को जब आप कंटिन्यू लेंगे, रिपीटेडली लेंगे, तो पैरासीटामोल के कारण क्या होता है? लिवर टॉक्सिसिटी होती है। क्या होता है? लिवर की टॉक्सिसिटी होती है। ये जनरली है, पैरासीटामोल लॉन्ग टर्म तक आप खाते रहेंगे, ऐसा बोला जाता है कि ज्यादा नहीं खाना चाहिए, आपके लिवर को हार्म करती है, क्योंकि वहां पर ये डिपॉजिट होते जाती है यदि पैरासीटामोल को आप ज्यादा समय तक लेंगे। सो दिस इज द नॉर्मल साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट और हमको आइडियोसिंक्रेसी में डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए ना। जब हम बोल रहे हैं साइड इफेक्ट है, तो फिर साइड इफेक्ट ही रहने दो ना सर, आइडियोसिंक्रेसी अलग से रखने की, फार्मेसी को कठिन बनाने की क्या जरूरत? जब साइड इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट रहने दो, काहे को हमें परेशान कर रहे हो आइडियोसिंक्रेसी लिख के। तो आइडियोसिंक्रेसी का मतलब फिर से समझें, व्हाट इज आइडियोसिंक्रेसी? आइडियोसिंक्रेसी जब कई बार हम कोई ड्रग लेते हैं, कोई डोज लेते हैं, तो एक तरीके का हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन, इसको हमको डिफाइन करना हो तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड द आइडियोसिंक्रेसी। समझ में आया? जैसे पैरासीटामोल हमने खाया तो लिवर टॉक्सिसिटी होती है, नॉर्मली साइड इफेक्ट है। लेकिन स्किन रैसेस आ जाए उसके खाने के कारण, स्किन में रैसेस आ जाए, तो ये क्या है? अनवांटेड साइड इफेक्ट है। तो इस तरीके के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? आइडियोसिंक्रेसी। समझ में आया? ठीक। जैसे हमने एस्पिरिन खाई, तो एस्पिरिन का पर्पस क्या है? हमारी बॉडी को ठीक करना। उसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हैं, चलता है, लेकिन स्टमक में ब्लीडिंग होने लगे बहुत ज्यादा, तो ये प्रॉब्लम है। तो अनवांटेड जो साइड इफेक्ट होते हैं या जो अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट हो जाते हैं, जनरली जब हम किसी ड्रग की स्टडी करते हैं तो क्लिनिकल ट्रायल होता है। तो क्लिनिकल ट्रायल जब होते हैं तो ड्रग के इफेक्ट क्या है, वो कैसे काम करेगी, ये सारे सिद्धांत स्टडी करते हैं। उसके साइड इफेक्ट भी हम स्टडी करते हैं। कोई भी आप ड्रग स्टडी करोगे तो उसके साइड इफेक्ट भी लिखे रहते हैं साइड में, कि इनसे साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इससे क्या क्या आपको कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो वो नॉन है, वेल नॉन है। लेकिन अचानक से कोई नया साइड इफेक्ट सामने आ जाए जो ऑलरेडी स्टडी में नहीं आया है, इस तरीके के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? अब समझ में आया? हाँ ऐसे बोला करो। पैसे लगते हैं क्या मुंडी ऐसे हिलाने के? नहीं लगते ना। तो ऑलवेज से यस। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल की क्लास भी तो है ना हमारी। तो राइट स्किल इज सेइंग यस
हाँ बोलने का सही तरीका क्या है? यस सर। हाँ करने लग, यस सर, विथ पॉजिटिव स्माइल। यस, कैसे करना है? यस, ठीक। तो आइडियोसिंक्रेसी अब समझ में आ गया। कौन बताएगा आइडियोसिंक्रेसी? आप ही बताओ बड़े भाई, खड़े हो जाओ। व्हाट इज आइडियोसिंक्रेसी? यहां देख के बताओ ना, अंग्रेजी में नहीं, जिस भाषा में आपको समझ में आए वैसे बताओ। कि सर हमने दवाई खाई, खाओ उसके बाद में उसका साइड इफेक्ट कुछ ऐसा हो गया जो एक्सपेक्टेड नहीं था, उसको हम बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। आप बताओ। जो अपनी बॉडी मतलब साइड इफेक्ट होते हैं। हाँ, अपनी बॉडी मतलब, हाँ तो जैसे कुछ भी टैबलेट खाने में ऐसे तो उसे चलो बैठो। सभी को समझ में आ गया? जोर से बोलो। मुझे लगा जय माता दी ना बोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैकीफाइलैक्सिस। क्या? नाउ व्हाट इज टैकीफाइलैक्सिस? दिस इज अनदर, एक क्या है, अब हर एक चीज को रिलेटेड है किससे? पोसोलॉजी से, अमाउंट ऑफ डोज। तो यदि ये जनरली, जैसे आइडियोसिंक्रेसी भी हमने पढ़ा, तो कई बार जैसे आइडियोसिंक्रेसी आपको आ गया, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो पोसोलॉजी से भी कोरिलेट कर देना आइडियोसिंक्रेसी को। आइडियोसिंक्रेसी क्या है वो भी हम बता दें, फिर इसके समाधान क्या है, रेमेडी क्या है उसकी। तो आइडियोसिंक्रेसी में रेमेडी क्या है कि उस ड्रग के कारण किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? ड्रग चेंज कर दें या तो उसकी क्वांटिटी कम कर दें। ठीक। अब टैकीफाइलैक्सिस क्या होता है इसको समझें। जब हमने किसी पेशेंट को, ये पेशेंट है अपना, ठीक है ना, नहीं रोता हुआ है, ठीक, ये पेशेंट है हमारा, इसको हमने क्या दिया? कोई ड्रग दी। तो इस ड्रग से जनरली ये पेशेंट क्या होगा? इस ड्रग से ये हमने इसको ड्रग दी तो पेशेंट क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो यदि जब हम किसी ड्रग को रिपीटेड करते हैं, हमने क्या किया, इस पेशेंट को ये दवाई जो है रिपीटेडली दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो उसके रिसेप्टर है, रिसेप्टर समझते हैं क्या होता है? नहीं समझते? कोई बात नहीं। जनरली ये क्या होते हैं? हमारी बॉडी के प्रोटीन्स या कोई भी पार्ट होते हैं जहां पर हमारी ड्रग जाके अटैच होती है ना। जैसे हमने इसको छुआ, यदि यहाँ हीट होता ये, तो हम हाथ हटा लेते। कैसे पता चला हमको? हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स हैं, थर्मो रिसेप्टर हैं, जिनने ये पता लगाया, सेंस करके पता लगाया। तो जब कोई भी केमिकल आएगा तो वो किन से कांटेक्ट करेगा? रिसेप्टर से। तो कोई भी ड्रग जब हम जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ एंजाइम की थ्योरी पढ़ी होगी ना, ताला और चाबी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि एंजाइम कैसे एक्शन करते हैं, वो ताला चाबी कॉन्सेप्ट से एक्शन करते हैं। तो हर ड्रग का एक क्या होता है? रिसेप्टर होता है, जिसपे जाके वो अपना एक्शन दिखाती है। तो ये रिसेप्टर क्या हुए? बार बार वो ड्रग हम यहां दे रहे हैं, तो ये ड्रग से रिसेप्टर ब्लॉक हो गए। अब क्या होगा? अब हम डोज ड्रग की दे रहे हैं, इस व्यक्ति को ये ड्रग दे रहे हैं, जिसके कारण ये, मान के चलो आपके हाथ में आपने ग्लव्स पहन लिया जिसको हीट नहीं लग सकती। अब आप हाथ यहां रखोगे तो हटाओगे क्या? तो उस ड्रग का रिस्पॉन्स क्या हुआ? क्यों? उस ड्रग को आप रिपीटेडली जब दे रहे हैं तो उसके कारण उसके रिसेप्टर ब्लॉक हो गए, और वो रिसेप्टर ब्लॉक होने के कारण अब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डोज आप देंगे भी तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा उसकी बॉडी में। उस पेशेंट को क्या होगा? फिर से वो कैसा हो जाएगा जैसे पहले था। तो इस तरीके के इफेक्ट को हम बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस। समझ में आया? जब अब समझें, जब हम टैकीफाइलैक्सिस की जब हम बात करते हैं, टैकीफाइलैक्सिस की हम बात करें तो ध्यान से समझे सभी लोग। जब टैकीफाइलैक्सिस आपसे पूछा जाएगा या टैकीफाइलैक्सिस की डेफिनेशन क्या है, तो टैकीफाइलैक्सिस एक ऐसा अमाउंट है व्हेन एक्स्ट्रा अमाउंट और एक्स्ट्रा डोज ऑफ ड्रग इज गिवन, सो देयर इज अ नो इफेक्ट इज सीन इन द पेशेंट। पेशेंट में कोई उसका इफेक्ट नहीं मिलता है, तो इस तरीके के इफेक्ट को हम बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस। समझे? इसकी डेफिनेशन जब बुक्स में आएगी तो कैसी आएगी? इवन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डोज इज गिवन, सो देयर इज अ नो रिस्पॉन्स इज सीन टू द पेशेंट। पेशेंट में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है उस ड्रग के कारण, तो इस तरीके के इफेक्ट को हम बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस। लेकिन ये क्यों हुआ? जब हम किसी ड्रग को देते हैं पेशेंट को और उस ड्रग को हम रिपीटेडली देते हैं, तो रिपीटेडली देने से उसके रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं। रिसेप्टर ब्लॉक होने से अब आप उस डोज को बढ़ा भी देंगे तो उस पेशेंट को उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा। ड्रग के इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस। क्लियर हुआ? एक एग्जाम्पल है एफेड्रिन।
ठीक, और भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, तो एक एक दो दो एग्जाम्पल बस याद रखना है आपको अभी फर्स्ट ईयर में। कोई डाउट? टैकीफाइलेक्सिस अपने आप में शब्द बड़ा कठिन है, लेकिन सर इतनी सी बात थी। ठीक, टैकीफाइलेक्सिस, अच्छा टैकीफाइलेक्सिस को हम एक्यूट टॉलरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अभी तो हमने टॉलरेंस तो पढ़ा ही नहीं, लेकिन आपसे कभी एक्यूट टॉलरेंस पूछा जाए तो उसमें टैकीफाइलेक्सिस बताना है, और टॉलरेंस पूछा जाएगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको इसमें क्या बताना है। समझ में आया यहां पर? कोई डाउट? तो टैकीफाइलेक्सिस क्या है? टैकीफाइलेक्सिस, even extra amount of dose is given to the patient, so there is a no response is seen, कोई रिस्पॉन्स हमको देखने को नहीं मिलता पेशेंट की बॉडी में। क्यों? बिकॉज ऑफ द ब्लॉकिंग ऑफ रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप रिपीटेडली दे रहे हो उस ड्रग को, आप रिपीटेडली दे रहे हो, तो वो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? फिर ड्रग को चेंज करें, या तो रिपीटेडली एकदम ना दें। ये स्टडी, इसको हम क्या बोलते हैं? टैकीफाइलेक्सिस। और आइडियोसिनक्रेसी क्या था बताओ? अनएक्सपेक्टेड है ना, उसको और क्या बोलते हैं हम? एलर्जिक रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। अब क्या बचा? टॉलरेंस। कहना सर आप बहुत देर से पढ़ा रहे हैं, यही टॉलरेंस है, यही है क्या? हाँ, टॉलरेंस को आप समझते हैं। ये देखो, टैकीफाइलेक्सिस और टॉलरेंस में कंफ्यूज मत होना। टैकीफाइलेक्सिस और टॉलरेंस, कभी भी इन जो बुकैब्स हैं, इन जो ये जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, इनको डिफरेंशिएट करके पढ़ना। टॉलरेंस, टैकीफाइलेक्सिस, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट और आपका एंटागोनिज्म, इन तीन को हमेशा एक साथ याद रखना। कौन कौन से? सिनर्जिज्म, एडिटिव इफेक्ट और एंटागोनिज्म। जिसमें दो ड्रग हैं, दोनों ड्रग का इफेक्ट प्लस होके मिल रहा है हमको डबल, दोनों ड्रग का अपना अपना इफेक्ट हमको मिल रहा है। सिनर्जिज्म में एक ड्रग के प्रेजेंस के कारण दूसरी ड्रग का इफेक्ट बढ़ जा रहा है। एंटागोनिज्म में एक ड्रग के प्रेजेंस के कारण दूसरी ड्रग का इफेक्ट खत्म हो जा रहा है। आइडियोसिनक्रेसी एक अलग ही टाइप का इफेक्ट है। ठीक, अब टैकीफाइलेक्सिस और टॉलरेंस को समझें। टैकीफाइलेक्सिस में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डोज देने के बाद भी उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। टॉलरेंस में, टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि व्हेन, अब क्या होता है जब कभी भी हम किसी को देते हैं तो एक एवरेज डोज होती है ना। जब हम किसी को भी मेडिसिन देते हैं तो हर मेडिसिन का, हर ड्रग की क्या होती है? एक एवरेज डोज डिसाइडेड होती है। ये हमको कहाँ मिलती है एवरेज डोज? कोई भी ड्रग है, कोई भी दवाई है, उसकी एवरेज डोज इतनी होना चाहिए, हमको कहाँ मिलती है? मैंने आपको बताया था, ये जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनमें ये दी हुई रहती है। फार्माकोपिया या अदर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें स्टैंडर्ड डोज दी रहती है, या जिस कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चर किया है उसके जो मोनोग्राफ्स होते हैं उसमें वो चीज़ें दी रहती हैं। अब कोई पर्सन है, उसको एवरेज डोज से एक्स्ट्रा डोज इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। उस इफेक्ट को अचीव करने के लिए, उस इफेक्ट को अचीव करने के लिए किसी भी ड्रग का एक्स्ट्रा डोज इज रिक्वायर्ड, इट इज कॉल्ड द टॉलरेंस। एक्स्ट्रा डोज इज रिक्वायर्ड, ठीक, फॉर पेशेंट। कोई भी पेशेंट को वो ड्रग जो है एवरेज डोज से यदि एक्स्ट्रा डोज रिक्वायर्ड है, इस तरीके के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? टॉलरेंस। समझ में आया कि नहीं आया? अब समझाते हैं। जैसे क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है भैया कोई नशा करते हो, है ना, सिगरेट तो नहीं पीते, दारू तो नहीं पीते, है ना। फिर हम और आप जैसे लोग, नहीं सर, अरे वो तुम्हारे लिए लड़का लड़की थोड़ी ना देख रहा है ना। उसका पर्पस क्या होता है? यही पूछने का कि यदि एल्कोहलिक हो, यदि आप एल्कोहल लेते हो या टोबैको खाते हो, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है कि एवरेज डोज में तो ड्रग असर ही नहीं करती है ना, उनको एक्स्ट्रा डोज रिक्वायर्ड होता है। तो उनमें इस तरीके का जो चीजें डेवलप हो जाती हैं उनकी बॉडी में, उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस, कि उसी ड्रग का एक्स्ट्रा डोज इज रिक्वायर्ड। आगे समझ में? तो कभी कोई डॉक्टर पूछे कि भैया नशा करते हो, दारू पीते हो, सिगरेट पीते हो, खाते हो, बोल रहा था तंबाकू खाते हो, तो जानना तो सही बता देना, नहीं तो नॉर्मल डोज दे देगा, कुछ असर नहीं होगा। अरे इससे अच्छा तो वही ले आया समझ में? क्यों प्रभात, समझ में आया? टैकीफाइलेक्सिस में क्या हो रहा था? रिसेप्टर ब्लॉक हो गए थे उस ड्रग को रिपीटेडली देने के कारण। इस कारण से एक्स्ट्रा डोज देने के कारण भी उस ड्रग का हमको कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा था।
लेकिन टॉलरेंस में क्या था, टॉलरेंस में एक व्यक्ति है, एक पेशेंट है, उसको ऑलरेडी एक्स्ट्रा डोज इज रिक्वायर्ड, एवरेज डोज से एक्स्ट्रा डोज इज रिक्वायर्ड है। इस तरीके के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। आगे समझ में। अब ये किन में रिक्वायरमेंट होता है, जो एल्कोहलिक होते हैं, एडिक्शन जिनको होता है, जो क्या बोलते हैं, मदिरा वदिरा पीते हैं, उनको होता है ये। तो यहां तक क्लियर, कोई डाउट? फिर एक और बचता आपका एक्यूमुलेशन। क्या अब कठिन लग रहा है पोसोलॉजी की सरल लग रहा है? देखते हैं हम जब टेस्ट लेंगे तो क्या होता है। फिर हम बात करते हैं लास्ट आपका एक्यूमुलेशन। और भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये लास्ट है। एक्यूमुलेशन या कुमुलेटिव इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। कुमुलेटिव इफेक्ट में जनरली क्या होता है, जब किसी, जैसे हमने, ये नॉर्मल है साइड इफेक्ट एक तरीके का, कि जब किसी भी ड्रग को लॉन्ग टर्म तक दिया जाता है तो वो ड्रग आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में डिपॉजिट होने लगती है, जिसके कारण टॉक्सिसिटी जनरेट हो जाती है। इस तरीके के इफेक्ट को हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं या तो कुमुलेटिव इफेक्ट बोलते हैं। व्हेन ड्रग इज गिवन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब कोई ड्रग को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक दिया जाता है, या कोई ड्रग ऐसी है जो धीरे धीरे आपकी बॉडी से रिलीज हो रही है या तो स्लो रिलीज हो रही है। तो स्लो रिलीज हो रही है तो वो क्या होगी, आपकी बॉडी में ज्यादा देर तक रहेगी। जब बॉडी में ज्यादा देर तक रहेगी तो वो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेट होना, जमा होना। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, जमा होना उसका। कुमुलेट, एक्यूमुलेट का मतलब जमा होना। तो वो आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में डिपॉजिट होने लगती है। इस तरीके के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन बोलते हैं। उसमें सिंपल है, पैरासीटामोल लिवर में धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगती है और लिवर टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। तो ये एक्यूमुलेशन है। फिर कई एक और भी हम बोल सकते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। क्या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब हमारी बॉडी में जनरली जो दवाइयाँ होती हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए कई सारे एंजाइम्स होते हैं। सबसे ज़्यादा जो पावरफुल हमारी बॉडी में ऑर्गन है, कभी आपने सुना जिगर हो तो, जिगरा हो तो आ जाए। कई लोग लड़ते हैं तो बोलते हैं ना, जिगर हो तो आ जाए सामने। अब पता जिगर किसको बोलते हैं, लिवर को बोलते हैं। जो हमारा लिवर होता है उसको जिगर बोलते हैं। अब इमेजिन करो एक गाना बना है जिगर के सामने जिगर के सामने कोई गाना है ना, मतलब लिवर के सामने तुम रहते हो ऐसा कुछ है ना गाना। हाँ, जिगर के सामने, लो लिवर के सामने। तो हमारी बॉडी में यदि कई सारे ऑर्गन्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन आपका लिवर भी, मतलब ताकतवर ऑर्गन है। ये पूरा डाइजेशन का काम, आप जो दवाइयाँ खाते हैं उसको भी डाइजेस्ट करने का काम। कई सारे एंजाइम्स होते हैं, एक फैमिली होती है एंजाइम्स की, साइटोक्रोम 450, जो ज़्यादातर एंजाइम्स आपके ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं और कई सारे टॉक्सिक मटेरियल को। इसलिए लिवर को खुश रखा करो। लिवर अच्छा रहेगा तो आपका दिमाग अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप स्माइल कर पाओगे, है ना। स्माइल हम तभी कर पाते हैं जब हेल्थ अच्छी रहती है। हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो हम हंसेंगे जबरदस्ती वाला कैसा हंसेंगे, जबरदस्ती वाला, जो कई सारे लोगों की जॉब लगा देते हैं ना रिसेप्शन में। हाँ आइए आइए, जान पहचान नहीं तो भी आइए सर, आइए सर। तो वैसा वाला नहीं हंसना है हमको, अपनी आदत ही बनानी है हंसने की। हमारे फेस को ऐसा डिजाइन ही कर लेना है हमको कि हम एक स्माइलिंग फेस रहे हमारा। एक हम बोलते हैं ना लाइन, आई हैव अ स्माइलिंग फेस, मेरे पास हंसता हुआ चेहरा है, ना कि कचरे का डिब्बा। तो जब भी आपके चेहरे से स्माइल गायब हो तो आप क्या करना, अब ऐसा भी नहीं कि क्लास चल रही है वो लोग क्यों हंस रहे हैं, वो विशाल सर ने बोला है कि हंसते रहना है। ऐसे में क्या होगा, बाहर का रास्ता देखना पड़ जाएगा। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने से भी क्या होता है, डोज का अमाउंट या ड्रग का जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, या तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो ये भी एक इफेक्ट है। तो यहाँ पर पोसोलॉजी जो है खत्म नहीं होती, कई सारे फॉर्मूलाज भी हैं जो पोसोलॉजी से रिलेटेड आपको पढ़ने होते हैं। एक लास्ट पोसोलॉजी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डोज को कैलकुलेट कैसे करेंगे। क्या कैलकुलेशन ऑफ डोज। तो पोसोलॉजी क्या है, सभी को समझ में आ गया।
पोसोलॉजी इज द साइंस वेयर यू स्टडी अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ डोज, जहां पर आप कैलकुलेशन ऑफ डोज स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, हाँ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट लिखना फॉर्मूलाज। नेक्स्ट क्या लिखना, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में फर्स्ट लिखना यंग्स फॉर्मूला। यंग्स फॉर्मूला, ये चीजें थोड़ा सा आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यंग्स फॉर्मूला, यंग्स फॉर्मूला क्या है, ये एज से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है। बॉडी, हमको क्या करना है, डोज का कैलकुलेशन करना है। हम क्या पढ़ रहे हैं, पोसोलॉजी। तो पोसोलॉजी के अंतर्गत कई सारे जो है साइंटिस्ट हैं, उन्होंने फॉर्मूला दिए हैं कि आपको डोज कैलकुलेट करनी है एक बच्चे की, इन्फेंट की, तो कैसे करोगे। तो यंग्स ने एक फॉर्मूला दिया जो किसके अकॉर्डिंग था, एज के अकॉर्डिंग था। किसके लिए, यदि कोई बेबी जो है 12 मंथ तक का है तो उसके लिए आपको डोज कैलकुलेट करना है, तो वो क्या करना है, यंग्स फॉर्मूले से करना है, ठीक। सॉरी 12 मंथ नहीं, 12 ईयर्स, 12 साल का है तो, ठीक है ना, 12 साल का है तो आपको यंग फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला क्या है, लिख ले, डोज ऑफ चाइल्ड, जो बच्चा उसकी डोज क्या होगी, इज इक्वल उस बच्चे की एज क्या है अपॉन एज प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक। अब ये क्या होता है, आपको हो सकता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एक बच्चा है 12 साल तक का, उसकी एज इतनी है, तो उसमें क्या करना है, एडल्ट डोज आपको हो सकता है गिवन है, एडल्ट डोज ऑफ एनी ड्रग इज गिवन, आपको एडल्ट की डोज क्या होगी, गिवन होगी। बस आपको क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला में एज, फिर अपॉन में एज प्लस 12 इनटू जो एडल्ट डोज है उसको रख देंगे, तो जो डोज निकल के आएगी वो उस बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, उतना अमाउंट ऑफ डोज देना है, ठीक। जैसे कोई ड्रग है, उसका अमाउंट है 500 mg, ठीक, और कोई बच्चा है उसकी एज है 9 ईयर्स, तो क्या करेंगे, 9 यहां रख देंगे, 9 यहां रख देंगे, 500 यहां रख देंगे, जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगी उस बच्चे की एडल्ट डोज, हाँ, मल्टीप्लाइड है ना, एडल्ट डोज है ना, एडल्ट डोज डिस्क्राइब्ड रहती है, वो तो ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है ना, एडल्ट की एवरेज डोज, उससे हमें क्या कैलकुलेट करना है, बच्चे की डोज कैलकुलेट करना है। यदि कोई बच्चा 12 साल तक का है, उसके लिए हमको डोज कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए यंग्स ने एक फॉर्मूला दिया है, उसको इस फॉर्मूले को यूज करके आप उसकी डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे समझ में, ये ऑलरेडी गिवन होता है आपको, ठीक। फिर नेक्स्ट है डिलिंग्स फॉर्मूला। ये थोड़ा सा याद करने वाला कॉन्सेप्ट है ना, इनको क्या करना है, एक पेज में लिख लेना और हर 1-2 दिन में बस देख लिया करो, तो ये आपको आने वाले समय में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा तो उसमें भी याद रहेगा आपको। ये होता है 4 to 20 ईयर्स तक के लिए, ठीक। एज अपॉन 20, एज इन ईयर्स है ना, ये चीज भी आपको मेंशन करना है यहां पर, एज इन ईयर्स मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। डिलिंग्स फॉर्मूले में क्या है, डिलिंग्स फॉर्मूला 4 to 20 ईयर्स तक के लिए है, एज इन ईयर्स जो भी बच्चा है जिसका डोज कैलकुलेट करना है वो, अपॉन 20 इनटू एडल्ट डोज, तो इसको हम क्या करेंगे, डिलिंग्स फॉर्मूला बोलते हैं। फिर एक और होता है आपका फ्राइड्स फॉर्मूला। फ्राइड्स फॉर्मूला में लिखना, ये इन्फेंट के लिए होता है, इन्फेंट, इन्फेंट मतलब क्या होता है, 1 मंथ से लेके 12 मंथ तक के बेबी को हम इन्फेंट बोलते हैं। तो इसमें एज इन मंथ आ जाएगा, अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज, हाँ 150 से डिवाइड कर देंगे हम उस डोज को। ये क्या हो गया आपका फ्राइड्स फॉर्मूला। फ्राइड्स फॉर्मूला के बाद में तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो ज्यादातर रिपीटेडली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि हाउ विल यू कैलकुलेट द डोज। पोसोलॉजी पूछा जाता है, फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी, और साइड में कई बार, या अभी पेपर आया था तो कई बार शॉर्ट नोट्स में आ जाता है, अलग से पूछ लिया होगा कि
हाउ विल यू कैलकुलेट द डोज। तो अब क्या आ जाएगा, आपको ये पूछ लिया एज के अकॉर्डिंग कौन कौन से फॉर्मूला हैं, एज के अकॉर्डिंग जिससे आप डोज कैलकुलेट कर सको। तो पहला क्या है आपका, यंग्स फार्मूला, डिलिंग्स फार्मूला और फ्राइड फार्मूला। फिर आपका नेक्स्ट आता है बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करना। तो बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग है आपका कैजल फॉर्मूला। कैजल फॉर्मूला में क्या है आपका, सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड, सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट। जो एवरेज सरफेस एरिया होता है एडल्ट का वो हम वैल्यू पुट कर देंगे इनटू एडल्ट डोज। तो ये कैटजेल फॉर्मूला है। ज्यादातर जो है आपका एज के अकॉर्डिंग फॉर्मूले बहुत पूछे जाते हैं। फिर आपका कैटजेल फॉर्मूला याद रखना, आपको जीपैट तक में काम आएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, बॉडी वेट। एक हो गया एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन ऑफ डोज, एक हो गया बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग, एक हो गया आपका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपका है क्लार्क्स फॉर्मूला। अब क्लार्क्स फॉर्मूला क्या है आपका, दो तरीके से, पहले जो है पाउंड में भी होता है और आपका केजी में भी होता है वेट, है ना। तो पाउंड में होगा तो क्या लिखेंगे आप, वेट इन पाउंड LB अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। वेट इन, यदि आपको किस में कैलकुलेट करना है, क्लार्क्स फॉर्मूला, पाउंड में यदि वेट दिया है, ठीक है ना, वेट इन पाउंड अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। और यदि किलोग्राम में दिया है तो वेट इन केजी अपॉन 70 इंटू एडल्ट डोज। तो क्लार्क फॉर्मूला को याद रखना अच्छे से, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसमें कैलकुलेट हो रहा है क्योंकि, ठीक है। और ये एज के अकॉर्डिंग। तो कितने फॉर्मूला हो गए, और भी फॉर्मूला है, 2-4 और है, लेकिन अभी इतना ही ध्यान रखें आप, ठीक। जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो वाले फॉर्मूलाज हैं। तो यंग्स फॉर्मूला, डिलिंग्स फॉर्मूला, फ्राइड फॉर्मूला, कैटजेल भी बोल सकते हैं स्पेलिंग याद रखने के लिए, और आपका क्लार्क्स फॉर्मूला। आगे समझ में, इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो लिख लेना, बहुत कठिन भी नहीं है इतना कि याद ना हो। जैसे पहले आते थे ना मैथ्स में फॉर्मूले होते थे, वैसे ही समझ लो ये फॉर्मूला है, इन फॉर्मूले को थोड़ा सा याद करना है। बाकी जैसे आइडियोसिंक्रेसी हो गया, आपका एडिटिव इफेक्ट हो गया, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो गया, टैकीफाइल एक्सिस है, उनको पहले समझना जरूरी था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको समझना जरूरी होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको याद करना जरूरी होता है, ठीक। हाँ सर इसमें सर फॉर्मूले के हिसाब से इसका आंसर जो आएगा तो उसको mg में जितना मेरा ऊपर पड़ेगा 240 हाँ mg मिलीग्राम में ही, हाँ ड्रग किलोग्राम में थोड़ी ना करेंगे हम, है ना। डोज जनरली क्या होगा, मिलीग्राम्स में होती हैं। तो समझ में आया। तो पोसोलॉजी यहाँ पर समाप्त। थैंक यू वेरी मच।